इंग्लैंड के दौरे के बाद भारतीय क्रिकेट टीम वेस्ट इंडीज के दौरे पर है। पहले एक दिवसीय भारत ने 3 रनों से जीता और आज रविवार 24 जुलाई 2022 को दूसरा एक दिवसीय मुकाबला होना है पोर्ट स्पेन ट्रिनिदाद में। आप देख रहे हैं कार्यक्रम क्रिक लाइव। नमस्कार, मैं हूं अमित अरोरा और यहां डीडी स्पोर्ट्स के स्टूडियोज में क्रिकेट पर बातचीत के लिए मेरे साथ 2 मेहमान मौजूद हैं। स्वागत कीजिए राजकुमार शर्मा जी का। नमस्कार। आप क्रिकेट कोच हैं, विराट कोहली के कोच हैं और साथ ही अजय मेहरा हमारे साथ हैं। नमस्कार। थैंक यू। पूर्व क्रिकेटर और साथ ही क्रिकेट कमेंटेटर। तो जहां तक पहले एक दिवसीय की बात है, वहां तो कप्तान शिखर धवन ने 97 रन्स बनाए और शुभमन गिल ने भी अर्धशतक बनाया, तो ओपनर्स ने ही बहुत अच्छा काम कर दिया। लेकिन आज क्रिक लाइव में हम फोकस कर रहे हैं भारतीय मिडिल ऑर्डर पर। तो जहां तक मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजी की बात है, तो आज के अंक में हम नंबर 3, नंबर 4, 5, 6 और 7 पर बातचीत करेंगे। और सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगा राजकुमार जी कि जब हम ओपनर्स के बनिस्बत मिडिल ऑर्डर की बात करते हैं तो क्या स्किल सेट रहता है? देखिए, स्किल सेट दोनों का बिल्कुल डिफरेंट है। लाइक ओपनर्स एक स्पेशलाइज्ड पोजीशन है, उसी तरह मिडिल ऑर्डर भी एक स्पेशलाइज्ड पोजीशन है कि आप नॉर्मली एक्सपेक्ट करते हो कि नया बॉल हट चुका है, बॉल बहुत ज़्यादा स्विंग नहीं कर रहा, सीम नहीं कर रहा, नॉर्मल कंडीशंस में मैं बात कर रहा हूँ, और आपके ओपनर्स ने नया बॉल को सी ऑफ किया एंड देन यू हैव टू बिल्ड ऑन देयर फाउंडेशन। तो उस तरह का मिडिल ऑर्डर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और स्पेशली नंबर 3 और 4, क्योंकि यहाँ से पारी स्टार्ट होती है और इनके अराउंड ही रिवॉल्व करती है पूरी बैट्समैन। तो अजय मेहरा अगर क्रिकेटर हैं, वो तय करेंगे कि मैं कौन से नंबर पे खेलूं या कोच की सुनेंगे? नहीं, ये देखिए टीम के हित में होता है। टीम डिसाइड करती है कि आप कहाँ पे आप बेस्ट फिट कर सकते हैं। अल्टीमेटली टीम गेम है, और आपकी चॉइस कई बार ठीक है, कप्तान पूछ सकता है, कोच पूछ सकता है, पर आपने वही करना है जो टीम के हित में है। आपकी चॉइस शुरू से ओपनर थी? मैं तो ओपनर था, कोई हमारे पास स्लॉट था ही नहीं, मिडिल ऑर्डर कभी नहीं, जगह बल्लेबाजी करनी थी। बट मुझे लगता है कि खासकर अगर आप बात करें इन T20 या वनडे में 5-6 नंबर बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज उस समय कई बार क्या होता है, यादा आपको ओवर्स नहीं मिलते, यादा आपको स्पेस नहीं मिलती। कई बार ऐसा भी होता है कि जल्दी विकेटें आपके गिर जाती हैं, तो आपको प्रेशर को भी झेलना पड़ता है। उस प्रेशर से आप कैसे निकलते हैं, पर जो भी है, देखिए अब जब भारत के खेल रहे प्रेशर तो रहेगा, और वो प्रेशर को आप कैसे हैंडल करते हैं वो बड़ी चीज है। जी बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अगर आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल रहे हैं तो प्रेशर हैंडल करना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं उस खिलाड़ी की जिसने दशक भर से ऊपर बहुत अच्छे से प्रेशर हैंडल किया है। हालांकि पिछले साल 2 साल में प्रेशर और बढ़ गया है। नंबर 3 पर विराट कोहली ने देश की सेवा की है और आप देखिए 12,000 से ज्यादा एक दिवसीय रन उन्होंने बनाए हैं। वहीं वो इंग्लैंड के खिलाफ तो खेले थे, वेस्ट इंडीज दौरे पे वो एक दिवसीय मैचेस नहीं खेल रहे, उनके जगह जो है श्रेयस अय्यर खेल रहे हैं। तो अगर हम विराट कोहली और श्रेयस अय्यर की बात करें तो कैसे आकलन करेंगे राजकुमार जी? देखिए, विराट एक दशक से खेल रहे हैं और जो परफॉर्मेंस है उनकी वो सभी जानते हैं। जिस तरह की बल्लेबाजी उन्होंने की है, जिस तरह जितने 100s बनाए, जितने रन्स बनाए, तो उनके स्टैट्स बताते हैं कि क्या कंट्रीब्यूट किया है उन्होंने देश के लिए, या देश के लिए कितने मैचेस जिताए हैं। बहुत कम ही ऐसे प्लेयर होंगे जिन्होंने इतने रन बनाकर अपनी टीम को जिताया होगा। और स्पेशली इम्पॉर्टेंट है कि कितने मैचेस उन्होंने सिंगल हैंडेडली कंट्री को जिताए। अब श्रेयस अय्यर एक बेहतरीन टैलेंट हैं, कोई डाउट ही नहीं है उन पे। अभी थोड़ा सा लेटली उनके ऊपर थोड़ा सा टारगेट किया जा रहा है शॉर्ट पिच बॉल को लेकर, लेकिन पिछले मैच में हमने देखा कि उन्होंने शानदार हुक लगाकर भी एक चौका मारा। तो वो प्रिपेयर कर रहे हैं, जो एक जिस तरह किसी प्लेयर को टारगेट किया जाता है तो वो उसे पता लगता है कि अब मुझे टेस्ट किया जाएगा शॉर्ट पिच बॉलों से, तो अब उसकी प्रिपरेशन अच्छी लग रही है मुझे श्रेयस अय्यर की, और बहुत अच्छा फ्यूचर नजर आता है श्रेयस का। तो जिस प्रेशर का आप जिक्र कर रहे थे, क्या विराट पर प्रेशर बढ़ गया है पिछले 2 सालों से? क्या श्रेयस अय्यर पर भी ज्यादा प्रेशर है क्योंकि नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है? देखिए, अगर विराट की बात करें ना, मुझे लगता है काफ़ी अटकलें लगाई जा रही हैं। ठीक है, हाल ही में उनकी फॉर्म इतनी अच्छी नहीं है, पर कहते हैं ना कि फॉर्म टेम्पररी है, पर जो क्लास है उनका परमानेंट है, और वो एक दिग्गज खिलाड़ी हैं। मैं अभी मानता हूं कि उनमें बहुत क्रिकेट शेष है, और जैसे उन्होंने खुद भी कहा अभी एशिया कप, उसके बाद वर्ल्ड T20 में, क्योंकि देखिए ये जो फेज आते हैं ना बैट्समैन के, कई बार ऐसे हर बैट्समैन के आए हैं अमित, अप्स एंड डाउन आते हैं। ऐसा एक फेज आते हैं रन नहीं बनते, पर ये खिलाड़ी अगर हम इनकी औसत देखें, हम देख रहे थे 57 की औसत, मतलब ये एक अलग खिलाड़ी है।
मतलब राजकुमार के जरूर शिष्य हैं और हमारे साथ बैठे हुए हैं, पर इन्होंने जो कमाल किया है ये मतलब कोई इसमें कोई सवाल ही नहीं है। और मुझे लगता है अभी भारतीय टीम को भी जरूरत है, ये राहुल द्रविड़ भी जानते हैं, विक्रम राठौर भी जानते हैं कि टीम को जरूरत है, और जब बड़ा ओकेजन आएगा ना रन बनाएंगे। श्रेयस अय्यर की अगर बात करें, ठीक है उनमें वो क्षमता है, प्रतिभा नजर आती है, टैलेंट नजर आता है, पर अभी उस मुकाम तक पहुंचना मुझे लगता है कि इन एंड आउट वो रहेंगे टीम के अंदर जब तक विराट कोहली है। और विराट कोहली जितना लंबा खेलेंगे इनके लिए भी थोड़ा स्ट्रगल रहेगा, पर कहने का मिलता है विराट कोहली की जगह अभी बिल्कुल सुरक्षित है। जी, 28 मैचेस खेले हैं श्रेयस अय्यर ने, 1001 का शगन अभी तक उन्होंने अचीव कर लिया है, 41.70 का एवरेज, एक शतक भी आया है, 10 अर्धशतक। क्या ये सही समय है राजकुमार जी की ग्रूम किया जाए नंबर 3 के लिए भी आगे जो सर्व कर सके अगले दशक भर? देखिए ज़रूरी है, क्योंकि अब विराट जैसा अभी अजय ने भी कहा कि अभी थोड़े समय तक तो मुझे नहीं लगता कि 3 नंबर पर उनकी पोजीशन कोई लेगा, लेकिन हाँ हमें अपने यंगस्टर्स को डेवलप करना है वहाँ पर उस पोजीशन के लिए, और अभी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होंगे, ज़रूरी नहीं कि श्रेयस अय्यर ही हों नंबर 3 पर, क्योंकि थोड़ा सा सस्पेक्टेड नज़र आए हैं वो जेन्युइन फास्ट बॉलिंग पर, क्योंकि उनको टारगेट किया जा रहा है शॉर्ट पिच डिलीवरी से, जहाँ पर कई बार वो रेगुलरली आउट हो गए। आइडियल पोजीशन उनके लिए मुझे लगता है कि नंबर 4 या नंबर 5 है। जबकि फास्ट बॉलर आप सी ऑफ हो चुके हो, फास्ट बॉलर हट चुके हो, तो वो बहुत अच्छी खेलते हैं, एक्सेलरेट बहुत अच्छा करते हैं, पेस अच्छा करते हैं अपनी इनिंग को। तो जब 4-5 नंबर पर जब बहुत ज़्यादा गेम सीम नहीं हो रहा होगा या उनको टारगेट नहीं किया जा रहा होगा, तो उस टाइम आई थिंक ही कैन बी अ बेटर बैट्समैन। जी, चलिए नंबर 3 पे तो हमने बात की, नंबर 4 की बात करते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ हमने देखा था ऋषभ पंत नंबर 4 पर जब बैटिंग करने आए तो उन्होंने शतक भी लगाया था। और वहीं अगर हम वेस्ट इंडीज दौरे पे देखें तो पहले एक दिवसीय में नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने आए थे स्काई यानी सूर्य कुमार यादव। तो ऋषभ 27 मैचेस 840 रन, कैसे देखते हैं दोनों खिलाड़ियों को? आई थिंक ये दोनों में बहुत इनका, ऋषभ पंत सब जानते हैं, जैसे इन्हें पारियां खेली हैं टेस्ट मैच क्रिकेट में खासकर और वनडे क्रिकेट में, पर मुझे लगता है कि ये दोनों ऐसे खिलाड़ी हैं जो ये टीम का हिस्सा लंबे समय तक रह सकते हैं, इनमें वो क्षमता है। और खासकर ये जो पोजीशन है ना 4 या 5, अभी पहले भी करते इतनी आसान नहीं है। ऋषभ पंत एक जो फैक्टर उनके पक्ष में रहता है कि अगर आपके पास 3 ऊपर राइट हैंडर्स हैं तो लेफ्ट हैंडर आता है, तो कहना कि वो एक लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन हो जाता है। और ये दोनों टैलेंट है कि सूर्य कुमार यादव को भी हमने डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत देखा है, अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपने रंग दिखा रहे हैं, ये भी बहुत जल्दी अपने गियर बदल सकते हैं, वो बड़े शॉट्स खेल सकते हैं। और ऋषभ पंत के तो क्या कहने, मतलब जिस फॉर्म से गुजर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये दोनों आप ये समझ सकते हैं कि ये दोनों भारतीय टीम की बैकबोन बन सकते हैं किसी भी फॉर्मेट के अंदर। टेस्ट मैच को आप छोड़ दीजिए, हम वनडे और T20 की बात कर रहे हैं लंबे समय तक, और मुझे लगता है कि ये हिस्सा रहेंगे दोनों ही बैट्समैन। जी, ऋषभ पंत को क्या आप नंबर 4 पर देखते हैं? इज दैट द बेस्ट सूटेड पोजीशन फॉर हिम? I think he is suited for number 4. Okay. And though even Surya is also a very good contender for number 4 position, because उसके पास भी बहुत सारे स्ट्रोक्स हैं और वो एक्सेलरेट बहुत अच्छे से करते हैं, अपनी इनिंग को पेस बहुत अच्छे से करते हैं। तो दोनों ही बल्लेबाज 4 और 5 नंबर पर बिल्कुल अपने आप को एस्टैब्लिश कर सकते हैं, और बहुत स्ट्रॉन्ग अब हमारा बैटिंग लाइनअप दिखेगा अगर ये 4 और 5 पर वो खेलते हैं। क्योंकि काफ़ी समय से मुझे याद आता है कि युवराज के जाने के बाद, युवराज और रैना जब खेलते थे 4 और 5 पर, उसके बाद बहुत समय तक हम स्ट्रगल किए नंबर 4 की पोजीशन के लिए, कई सालों तक हमें वो एक तलाश रही। लेकिन अब लगता है मुझे कि ऋषभ पंत या सूर्य कुमार यादव के आने से वो स्लॉट ठीक हो गया है, और अब भारत के पास एक डीप डाउन तक बैटिंग लाइनअप है। तो सूर्य कुमार यादव की स्ट्रेंथ क्या है आपको लगता है? चाहे पुल हो, कट हो, फ्लिक हो, सारे शॉट्स हैं इनके पास। अमित, सबसे बड़ी बात है एज ए बॉलर इनको गेंदबाजी करना बड़ा कठिन है, क्योंकि जब अच्छी गेंदों को वे डिस्पैच कर देते हैं, रन में तब्दील कर देते हैं, और ये ऐसे खिलाड़ी ना इनके पास वो ताकत भी है, वो टाइमिंग का हुनर भी है, वो कला भी है, और बिजी खिलाड़ी हैं, मतलब स्ट्राइक भी रेट करते रहेंगे, और बहुत जल्दी आप देखेंगे जो स्टार्ट उनको मिलता है 20-25 रन बनाते हैं, उस स्टार्ट को कन्वर्ट कर लेते हैं, और ये अलग एक टैलेंट नजर आते हैं। अगर इनके आप आंकड़े भी देखें, सूर्य कुमार यादव की औसत आप देखें लगभग 40 की है, ऋषभ पंत की 36 की है, पर मुझे लगता है कि अभी इनमें इतनी क्रिकेट अभी क्षमता इनमें इतनी नजर आती है कि मुझे लगता है कि जैसे राजकुमार ने भी कहा कि 4 या 5 नंबर पे जो भी जाए, देखिए अब स्लॉट तो एक ही बल्लेबाज जाएगा, अब 4 पे खिलाएं, 5 पे खिलाएं, पर मुझे लगता है ये दोनों लंबी रेस के घोड़े हैं। जी बिल्कुल। तो अगर नंबर 4 पे ऋषभ पंत खेलते हैं ओडीआई में, यानी स्काई नंबर 5 पे आ जाएंगे, तो वहां पर अगर हमें आकलन करना हो तो सूर्य कुमार यादव और संजू सैमसन का बनता है। सबसे पहले तो ये बताइए राजकुमार जी, अगर संजू सैमसन खेलते हैं ऋषभ पंत, क्या वो सिर्फ बल्लेबाज के तौर पर भी खेल सकते हैं, या जो भी खेले वो विकेट कीपिंग भी जरूर करे? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। भारत ने पिछले वर्ल्ड कप में 3 विकेट कीपर्स 11 में खिलाए थे,
तो ऐसा नहीं है कि अगर कैपेबल है बैट्समैन, बैटिंग अच्छी करते हैं तो 2 विकेट कीपर भी खेल सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली संजू सैमसन बहुत कंसिस्टेंट नहीं रहे हैं। उनको टाइम टू टाइम चांसेस मिले, रेगुलर चांस भी नहीं मिला है उन्हें, बहुत लंबी रोप भी नहीं मिली है। लेकिन सभी जानते हैं इमेंसली टैलेंटेड क्रिकेटर है वो, और जब वो खेलते हैं तो बैटिंग बहुत आसान नज़र आती है और बहुत शानदार उनके पास स्ट्रोक्स हैं। लेकिन एक तो बहुत लंबी रोप उन्हें नहीं मिली है, और अनफॉर्चुनेटली जब भी उन्हें चांस मिला है तो वो उसको ग्रैब नहीं कर पाए हैं। तो मुझे लगता है कि जितना टैलेंट है उनके पास, उनके साथ इंडियन सेलेक्टर्स को, टीम मैनेजमेंट को परसिस्ट करना चाहिए, उन्हें और मौके दिए जाने चाहिए क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा टैलेंट है। जी, क्योंकि फ्रेंचाइजी क्रिकेट में अजय हमने देखा है संजू सैमसन की लीडरशिप स्किल्स भी देखी हैं, विकेट कीपिंग भी और बैटिंग स्किल्स भी, कंप्लीट क्रिकेटर लगते हैं। जी हाँ, टेम्परामेंट बहुत अच्छा है अमित उनके पास। उनको पता है कैसे आगे बढ़ना है, कैसे अपनी इनिंग्स को बिल्ड करना है। पर जो बात राजकुमार कह रहे थे ना, कंसिस्टेंसी, यू नो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल क्रिकेट। जितने भी मौके आपको मिल रहे हैं उसको ग्रैब करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे केवल संजू सैमसन की बात नहीं, ईशान किशन भी है, ऋषभ पंत भी है, दिनेश कार्तिक भी अपनी देखिए परफॉर्मेंस है। तो आप केएल राहुल जब वो फिट होंगे वो वापस आएंगे, तो आप किस किस को जगह देंगे? तो जो मौके इनको मिल रहे हैं और जो इनको स्टार्ट मिलता है उसको तब्दील करना बड़ा जरूरी है। मुझे याद है कुछ वर्ष पहले ये श्रीलंका गए थे, वहां भी इतना कुछ कर नहीं पाए, इनको लगातार मौके मिल रहे हैं। पर वो कंसिस्टेंसी दिखाना, जब भी आपको मौका मिल रहा है भारत के लिए, वो बड़े रन बनाना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। और अगर हम अभी आंकड़े देखें तो जैसे हमने आपको बताया, सूर्य कुमार यादव ने तो 11 मैचेस में 323 रन बनाए हैं, 40 की औसत है उनकी। अभी तक उनके बल्ले से ओडीआई में शतक नहीं आया है। और उसी तरह से संजू सैमसन, जिन्होंने फ्रेंचाइजी क्रिकेट में काफी नाम कमाया है, ओडीआई में मात्र 2 मुकाबले, पहला मुकाबला जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला गया उसमें भी वो खेले थे, लेकिन मात्र 58 रन। तो क्या ये एक बहुत अच्छा सुनहरा फेस है भारतीय क्रिकेट का कि हर एक पायदान पर इतना हेल्दी कंपटीशन? राजकुमार जी, डेफिनेटली ये बहुत अच्छा हमारे पास हमारा सेकंड लाइन है, और मैं इसके लिए कांग्रेचुलेट करना चाहूँगा बीसीसीआई को कि सिस्टम हमारा इतना अच्छा हो गया है कि हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ इतनी अच्छी है कि कोई भी प्लेयर अनफॉर्चुनेटली अगर अनफिट होता है या कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारे पास उसका बैकअप है, क्योंकि हमारा सिस्टम इतना अच्छा है, डोमेस्टिक क्रिकेट इतना अच्छा हमारा है। और साथ साथ इंडिया ए के इतने टूर्स होते हैं कि प्लेयर्स तैयार हैं। पहले होता था कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर, कोई नया प्लेयर आके रन बनाता था तो हमें लगता था अरे ये तो बिल्कुल न्यू कमर था, उसने आके ऐसे कैसे किया। लेकिन अब किसी भी भारतीय बल्लेबाज को आप देखिए, न्यू कमर भी आके इस तरह खेलते हैं एज इफ दे हैव प्लेड सो मेनी मैचेस। तो ये हमारे सिस्टम की देन है कि, और इसका पूरा श्रेय बीसीसीआई को जाता है कि उन्होंने इतना अच्छा फॉर्मेट बना के रखा है कि हमारी सेकंड लाइन भी उतनी ही स्ट्रांग है कि वो किसी को भी रिप्लेस कर सके। जी, एक और सवाल पूछूंगा। एक ये भी है कि कई बार प्लेयर खुद भी रेस्ट ले रहे हैं, जैसे विराट वेस्ट इंडीज दौरे पे क्यों नहीं गए? देखिए, वो अपना वर्कलोड मैनेजमेंट करना चाहते हैं, थोड़ा सा सेलेक्टिव कुछ मैचेस खेलना चाहते हैं, और कुछ समय से थोड़ा बहुत अच्छे फॉर्म में नहीं है। एवरेज फिर भी उनका 36-37 है, जो कि विराट के लेवल से काफ़ी नीचे है। इसीलिए सब लोगों को लग रहा है कि वो रन नहीं बना रहे, बिकॉज एवरी टाइम यू एक्सपेक्ट कि जब भी वो जाएं तो सभी फैंस उनके, और ये अच्छी बात है क्योंकि उन्होंने अपना वो बेंचमार्क इतना ऊपर बना रखा है कि सभी एक्सपेक्ट करते हैं कि विराट कोहली जब भी जाएंगे वो भारत को मैच जिताएंगे और लंबे रन बनाएंगे। अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ समय से ऐसा नहीं हुआ है, तो वो थोड़ा सा ब्रेक चाहते हैं, थोड़ा फ्रेश होकर आना चाहते हैं। और हमने देखा है कि अक्सर जब भी वो ऐसे एक ब्रेक लेकर फ्रेश होकर आते हैं तो बेटर परफॉर्म करते हैं। जी, ये भी एक बदलता ट्रेंड है खेलों में कि मेंटल हेल्थ को प्राथमिकता देते हुए समय से आप ब्रेक लें और रेजुविनेट होकर वापस आएं। नंबर 6 की बात करें तो वहां पर हम आकलन चाहेंगे अजय आपसे, हार्दिक पांड्या, जिन्होंने इस साल फ्रेंचाइजी क्रिकेट में अपनी टीम को जितवाया, और वहीं दूसरी ओर युवा दीपक हुडा। मुझे लगता है अमित, अगर हार्दिक की बात करें, जो आईपीएल का संस्करण गया है और जो उन्होंने कप्तानी करी है, वहां से उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो अलग पायदान पे है और कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं। अगर आप देखें तो अब ये आंकड़े काफी कोई बयान कर रहे हैं, 8 अर्धशतक जो उन्होंने लगाए हैं। और दूसरा दीपक हुडा की बात करें ना, ये भी एक खिलाड़ी अलग है। मतलब आयरलैंड में अगर आप देखें, वहां पे शतक उन्होंने लगाया, कैसे बल्लेबाजी करी है। ये भी खिलाड़ी जो भी जिनको मौके मिल रहे हैं उसका पूरा लाभ उठा रहे हैं, और दोनों इतने टैलेंटेड है। मतलब हार्दिक के सबसे जो मुझे अच्छी चीज नजर आई है कि अब बल्लेबाजी के साथ, देखिए वो फ्रेंचाइजी क्रिकेट में तो अलग चीज है, कप्तानी कर रहे थे, पर जैसे अब ये गेंदबाजी कर रहे हैं, मतलब पूरा फिट नजर आ रहे हैं। और हार्दिक पांड्या अगर फिट है तो ये भारतीय टीम के लिए बहुत बड़ा प्लस है, बिकॉज आपके पास एक बैलेंस हो जाता है, गेंदबाजी में अलग ऑप्शन हो जाती है, एक बेहतरीन फील्डर भी है, और वही दीपक हुडा भी है, कमाल के फील्डर है। मुझे याद है कुछ वर्ष पहले इनको डोमेस्टिक क्रिकेट में मैंने बहुत देखा, और जैसे इनिंग्स खेल रहे थे, पर इनके पास भी वो टैलेंट है। और जहां भी ये बैटिंग कर रहे हैं, जहां भी इनको
मौके मिल रहे हैं। और वो शतक की मैं बात कर रहा हूं, जब इन्हें बल्ला वो खड़ा किया था आयरलैंड में, कमाल की पारी थी और वो कंडीशंस अलग थी, वहां पे भी गेंद हरकत कर रही थी। वहां पे बाहर जाके जब शतक लगाते हैं ना, वो एक अलग फील आता है, एक अलग फीलिंग आती है किसी भी बैट्समैन को। और मुझे लगता है दीपक हुडा भी है इस लाइनअप के अंदर है। अभी तो हम 6 या 7 की बात कर रहे हैं, पर ये ऐसे बैट्समैन है जो काफी ऊपर भी बल्लेबाजी कर सकते हैं। लेकिन क्या फिर इन दोनों से अपेक्षा है कि ये बल्लेबाजी के साथ गेंदबाजी करें और फिनिशर की भूमिका भी निभाएं ओडीआई में? देखिए, हार्दिक पांड्या की जहाँ तक अमित बात करते हैं आप, तो मुझे लगता है कि वो इंडिया के नंबर 1 ऑलराउंडर हैं इस समय। और पहले प्रॉब्लम हो रही थी कि वो गेंदबाजी नहीं कर रहे थे, फिट नहीं थे, तो उनकी पोजीशन पे भी क्वेश्चन मार्क थे। लेकिन वंस ही इज फिट एंड ही इज बॉलिंग, तो बैटिंग में तो उन्होंने जो किया है वो सभी जानते हैं। और या जो उनके पास इमेंस टैलेंट है, जिस तरह वो छक्के मारते हैं एट विल, तो मुझे लगता है कि उनका कोई मुकाबला नहीं है और वो बेस्ट सूटेड हैं एक फिनिशर जॉब करने के लिए भारतीय टीम में। जी, और नंबर 6 के बाद फिर अगर नंबर 7 की बात करें तो वहां पर फिर से 2 ऑलराउंडर्स आते हैं, रविंद्र जडेजा लेफ्ट हैंडेड और साथ ही अक्षर पटेल। एब्सोल्युटली, देखिए रविंद्र जडेजा जब फिट नहीं होंगे या थोड़ा सा वो ब्रेक ले रहे हैं, फिर आपके पास ऑप्शन है अक्षर पटेल। बट अगर आप इन दोनों में तुलना करें तो सबसे पहली जो चॉइस रहती है वो जडेजा रहते हैं। मतलब सर रविंद्र जडेजा, अगर आप इनकी बात करें तो गेंदबाजी, फील्डिंग, मतलब ये इनकी जान ताकत है बहुत बड़ी, और बल्लेबाजी, और देखिए एक्सपीरियंस भी इनके पास है, तजुर्बा भी इनके पास है। सो आई थिंक ये ऑप्शंस है आपके पास जो बैकअप खिलाड़ी हैं। देखिए अगर एक खिलाड़ी अनफिट है या ब्रेक ले रहा है किसी सीरीज में, तो आपके पास वो बैकअप ऑप्शंस है। और अक्षर पटेल को भी हमने देखा, केवल हम ये वनडे या T20 की बात न करें, टेस्ट मैचेस में अगर आपको इंग्लैंड के विरुद्ध याद हो, जैसे इन्हें गेंदबाजी की वहाँ भी ये चमके हैं। पर मुझे लगता है कि जो स्पेशल अगर टैलेंट की आप बात करें जडेजा, मतलब ये हार्दिक के साथ अगर आप एक और ऑलराउंडर को आप टीम में रखते हैं तो रविंद्र जडेजा होंगे अगर ये फिट है। लेकिन दोनों के आंकलन में क्या आप कहेंगे फील्डिंग या फिर डिफरेंशिएटर है? क्योंकि एक आंकड़े स्टैट्स में होने चाहिए, कितने रन जडेजा बचाते हैं और कितने रन आउट करते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ कंपैरिजन हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरी नज़र में जडेजा बहुत ऊपर हैं इस कंपटीशन में, क्योंकि वो एक मैच विनर हैं, एक ज़बरदस्त ऑलराउंडर है। उनके स्टैट्स बताते हैं और जो वो ग्राउंड में करते हैं, जिस तरह की फील्डिंग करते हैं, जिस तरह की वो बल्लेबाजी करके मैच फिनिश कर सकते हैं, या जो स्पिन गेंदबाजी वो करते हैं, आई थिंक नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम अक्षर, बट आई थिंक रविंद्र जडेजा उनसे बहुत आगे हैं। अब से कुछ ही देर बाद सेकंड ओडीआई शुरू होगा। सोशल मीडिया पर आखिरकार किस तरह के ट्वीट्स आ रहे हैं, चलिए उस पर नजर डालते हैं। तो सबसे पहले जो ट्विटर मैसेज है वो एक फैन क्लब से है और वो काफी खुश थे कि डीडी स्पोर्ट्स पर लंबे अरसे के बाद उन्हें सीधा प्रसारण देखने को मिला। दिस इज व्हाट द ट्वीट रेड: वाचिंग वेस्ट इंडीज वर्सेस इंडिया ऑन डीडी स्पोर्ट्स मेक्स मी नॉस्टैल्जिक। So thank you very much. Then the next tweet is from Ravi Chandran Ashwin, and the off spinner makes an interesting comment here. Ajay, been so long that I watched a game of cricket, brought back all the old memories, and good luck to Shubman Gill and team. Absolutely, and I think this is really nice to hear from such a legend himself. And the former CEO of Prasar Bharati says, good to see cricket back on Doordarshan across all formats. All the best to DD Sports and Fan Code on a new FTA broadcast plus digital model for live sports. And of course, this tweet of Doordarshan was for the captain Shikhar Dhawan, as Shikhar will be eyeing for another series win in West Indies. He's already won the first of the 3 ODIs. If he wins today, then he'll be the 5th Indian captain to win a bilateral ODI series in the Caribbean. All the best to Shikhar. Definitely. वो डीडी हम लोगों के टाइम से तो बहुत नॉस्टैल्जिक है, and you would love to watch on DD. We have grown up watching DD, so it is always heartening to see DD Sports doing cricket again. And this is the last one that we'll read, and this is from, very interesting, Mr. A. It says, I must be watching live cricket on DD Sports maybe after 2007 World Cup, but it has been a great experience. Thank you, DD Sports channel, for bringing the game to the TV for people who don't like to watch cricket on some app. So that was the buzz on the social media. The second ODI is just about to begin. It's time for me to thank both my guests. Thank you so much, Rajkumar Sharma ji, Ajay Mehra, for your insights onto the Indian middle orders. Thank you. Thank you.